Hello everyone, my name is Kamesh Bunsoria and I welcome you again in the journey of UPSC Civil Services Examination with IAS Namha. So before moving ahead, there is a small announcement for you that on our Telegram handle, you can go and write answers and submit it. We will evaluate it, right, and send you back. ठीक है, तो अभी हम लोग अपने मेंस एस्पिरेंट्स को जो इस बार भी दे रहे हैं या जो आगे मेंस देंगे उन लोगों के लिए फ्री आंसर इवैल्यूएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आप लोग को एक नोटिस में लाना था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अपना जो एलपीजी का आगे का जो हमारा पार्ट बचा हुआ है। हमने लिबरलाइजेशन प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से कवर करेंगे। ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा फिनोमेना है, एक वाइडर फिनोमेना है। तो ये आगे धीरे धीरे आपके कवरिंग लेक्चर्स में आप समझेंगे जब हम एफडीआई को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको वहां से कनेक्ट करेंगे। जब हम ड्यूटीज को पढ़ेंगे तो आप ग्लोबलाइजेशन को वहां से कनेक्ट करेंगे। जब हम डब्ल्यूटीओ को पढ़ेंगे तो भी आप ग्लोबलाइजेशन को वहां से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। आज हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स क्या हैं, खास करके जब हम बात करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया को लेकर के, और इसके डीमेरिट्स क्या हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू आर इंडिया। देन हम आज देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन क्या है। बिफोर प्राइवेटाइजेशन वी विल लुक व्हाट इज पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर फर्म्स खास करके जब हम बात करते हैं तो ये दो तरह से डिवाइड होती हैं। कैसे होती हैं ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक, और कंप्लीट करेंगे आज अपना एलपीजी। ठीक है, आगे देखते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कि पब्लिक सेक्टर की जरूरत क्यों थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने ये देखा था कि हाँ, हमारे पास क्या मिला था, हम लोग को मिला था बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक, उसके बाद हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो इतना कैपेबल नहीं था कि इकोनॉमी को आगे ले जा सके, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो इनकैपेबल था। और फिर जो भी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन था हमारे यहाँ वो बहुत लिमिटेड लिमिटेड था। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन था। अगेन 85% के आसपास उस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कहाँ पर एंगेज थी, वो एंगेज थी एग्रीकल्चर के फील्ड में। ठीक, इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए प्लस इक्विटेबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्लस हम बात करें रीजनल डिस्पैरिटीज, ये सारी कुछ कुछ चीजें थी जिनको देख करके गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम लोग सोशलिज्म को अपनाएंगे और हम क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर फर्म्स को डेवलप करेंगे। तो देखते हैं पब्लिक सेक्टर फर्म्स क्या होती हैं। दीज आर द फर्म्स विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर जब मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी होंगी और ये स्टेट गवर्नमेंट भी होंगी। ठीक है, जनरली दीज फर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह की होती हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आप बोल सकते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो आपको समझना होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो होती हैं जो कि किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जब मैं बात करता हूं तो वो ये जो सॉरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जब हम बात करेंगे, पीएसयूज की जब हम बात करेंगे, तो ये किसी एक्ट से बनाई जाएंगी, यानी कि इसमें पार्लियामेंट की क्या होगी, मंजूरी होगी। ठीक, अगेन जब इस टाइप के जो पीएसयूज होंगे, अगर आपको उनको सेल करना है, उनके शेयर्स को लोगों तक पहुंचाना है, पब्लिक उनको शेयर उनके शेयर्स को जाके बाय करे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत होगी। वहीं पर पीएससीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी कंपनीज एक्ट के द्वारा बने होते हैं और इनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपने हिसाब से हैंडल करती हैं। इनके लिए, इनमें चेंजेस के लिए या इनको सेल करने के लिए आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो ये एक ब्रॉड आइडिया है कि हाँ भाई पीएसयूज क्या होते हैं एंड पीएससीज क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक सेक्टर फर्म्स को डेवलप करने के। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ चीजों को मुद्देनजर रखते ही पब्लिक सेक्टर फर्म्स को डेवलप किया गया। और इसमें खास करके था कि हमारे देश को चाहिए था रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात की तो हमने यहाँ पर बात की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने बोला कि हाँ, फाइनेंशियल रिसोर्सेस हम इससे जनरेट कर सकेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी एक काफी बड़ा कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव रहा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, रीजनल ग्रोथ एंड प्रमोशन टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। मगर ये देखा गया विथ टाइम कि ये जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स बनाई गई, ये जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स बनाई गई, या मैं कहूँ पीएसयू या पीएसई, ठीक, इस लेक्चर में हम ज्यादातर रेफर करेंगे पीएससी को फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ये जो पीएससीज बनाए गए उनमें ये देखा गया कि ये विथ टाइम सिख कहलाए गए, यानी कि यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीटली हम लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाए। ये देखा गया कि इसमें करप्शन देखने को मिला, ठीक, करप्शन, इनएफिशिएंसी देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखने को मिला, या मैं कहूँ पॉलिटिकल हर्डल काफी ज्यादा देखने को मिला। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि ये जो पब्लिक सेक्टर्स थे और या कोई भी फर्म थी, उस दौरान उनको कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्राइस होगी, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करते थे? गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। यही एक रीजन रहा कि ये पब्लिक सेक्टर फर्म्स अपने अच्छे से काम नहीं कर पाए और विद टाइम ये लॉस मेकिंग फर्म्स बनते गए, ये लॉस मेकिंग फर्म्स बनते गए, यहाँ पर लॉसेस एक्यूमुलेट होने लगे। और जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी की, चाहे मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं प्राइसेस की, ये सारे के सारे क्या होने के लगे? अगेंस्ट में काम करने लगे। इन्हीं सब चीजों से निपटने के लिए अर्जुन सेनगुप्ता ने रिकमेंडेशन दी कि अब जरूरत आ गई है कि हम लोग क्या करें, महारत्ना बनाएं। ठीक, ये अर्जुन सेनगुप्ता की रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी महारत्ना। और जो आज हम देखते हैं महारत्ना है, नवरत्ना है या फिर मिनी रत्ना है, तो ये क्लासिफिकेशन होता है गवर्नमेंट ओन्ड फर्म्स का बेस्ड ऑन दी ऑटोनॉमी। यहाँ पर हम देखेंगे कि हाँ, महारत्ना में सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी देखने को मिलती है, उसके बाद नवरत्ना में सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी, और इन तीनों में सबसे कम ऑटोनॉमी देखने को मिलती है मिनी रत्ना में। बट इनका ये जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है इनके क्या बोलते हैं, टर्नओवर के ऊपर, इनके टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करेगा, इनके प्रॉफिट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और बेस्ड ऑन दिस टर्नओवर एंड प्रॉफिट, ये इनको क्या किया जाता है, ये महारत्ना, मिनी रत्ना या नवरत्ना अपनी ऑटोनॉमी को एंजॉय करते हैं, ठीक। इनको बनाने के पीछे पर्पस ये था कि जिससे कि क्या हो सके, पॉलिटिकल जो भी हर्डल आता है इनकी ऑपरेशंस में वो कम किया जा सके, यहाँ पर एफिशिएंसी ज्यादा लाई जा सके, ठीक। और जो भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ हमारे जो लॉस मेकिंग फर्म बनती जा रही है उनको कम किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि महारत्ना नवरत्ना में अंतर क्या है। देखिए, ये जो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि आप इसको कब किसी फर्म को महारत्ना बोलेंगे और कब किस फर्म को नवरत्ना का स्टेटस दिया जाता है। जनरली जब भी कोई फर्म जो कि 3 साल तक नवरत्ना कैटेगरी में रही हो और उसका जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से, मिनिमम उसका टर्नओवर, सॉरी आप इसको ये ग्रेटर देन होगा यहाँ पर, मिनिमम जो टर्नओवर है उसका वो 25,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। वहीं पर उसका जो नेटवर्थ है, ये साइन यहाँ पर गलत लगे हैं, वहीं पर जो उसका नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। जब ये तीनों क्राइटेरिया उसके फुलफिल होते हैं तो गवर्नमेंट उसको महारत्ना में प्रमोट करती है, ठीक है। फिर जब वो प्रमोट होगी तो उसको कुछ ऑटोनॉमी दी जाएगी कि हाँ भाई, आपको अब ऑटोनॉमी दी जाएगी, कुछ कुछ फंक्शंस आप बिना किसी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कर सकेंगे, जैसे कि ऑपरेशनल डिसीजंस में मतलब इन क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है, उसका प्राइस क्या होगा, ये सारी चीजें, यानी कि डेली बेसिस पर जो ऑपरेशंस होते हैं उनका डिसीजन लेने के लिए महारत्ना इंडिपेंडेंट होते हैं। वहीं पर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं, कहीं भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल। और फिर अपॉइंटमेंट में भी इनको कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है, ये जो भी अपॉइंटमेंट है सारे खुद करते हैं एक्सेप्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को महारत्ना भी अपॉइंट नहीं करता। वहीं जब मिनी रत्ना की हम बात करते हैं तो मिनी रत्ना देखिए आप, डीपीआईआईटी क्या होता है कि कुछ स्कोर्स, यानी कि कह सकते हैं कुछ इंडिकेटर्स बनाता है, उसमें जो भी कोई फर्म 60 से ज्यादा के स्कोर्स पर आती है, प्लस वो वही फर्म अगर महान मिनी रत्ना की कैटेगरी में रह चुकी हो पहले 3 साल तक, तो उस फर्म को नवरत्ना का स्टेटस दिया जाता है। ये जो नवरत्ना है वो डेफिनेटली महारत्ना से कम ऑटोनॉमी क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, मगर ये भी ऑपरेशनल डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। हालांकि जो हमने देखा कि महारत्ना की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ तक किया जा सकता है, वहीं पर नवरत्ना जो है वो केवल 1,000 करोड़ तक का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट्स भी ये केवल जनरल मैनेजर
के लेवल तक का ही कर सकते हैं। तो ये हमने देखा महारत्ना और नवरत्ना। मगर जब हम बात करते हैं मिनी रत्ना की, तो मिनी रत्ना में आपको समझना चाहिए, इसको ग्रेटर देन है ये, ठीक है। मिनी रत्ना में आपको समझना चाहिए कि मिनी रत्ना जो है वो फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक मिनी रत्ना वन और दूसरा मिनी रत्ना टू। जब मिनी रत्ना वन होगा तो मिनी रत्ना वन का स्टेटस लेने के लिए पर्टिकुलर फर्म को या पीएसई को, ये जो स्टेटस है वो गवर्नमेंट ओन्ड फर्म्स के लिए ही है। तो ये जो पीएससी होते हैं उनका मिनिमम जो नेटवर्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 300 करोड़ की होनी चाहिए। और वहीं पर या तो वो पिछले 3 consecutive years में लगातार प्रॉफिटेबल रहा हो, ठीक है। और अगर वो लगातार प्रॉफिटेबल नहीं है, पिछले 3 साल में से किसी एक साल भी, पिछले 3 साल में से किसी एक साल भी अगर उसने 30 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो एक ये कंडीशन हो गई हमारी मिनिमम नेटवर्थ वाली, और एक ये कंडीशन हो गई। तो बी में हम देखें या तो पहली वाली फुलफिल हो जाए या दूसरी वाली फुलफिल हो जाए। जब ये दोनों ए एंड बी साथ में फुलफिल होंगी, तो हम उसको मिनी रत्ना, गवर्नमेंट बोलती है कि इस टाइप के एंटरप्राइजेस को मिनी रत्ना वन की कैटेगरी में डाला जा सकता है, ठीक है। ऑटोनॉमी की हम बात करें तो ये जो है वो 500 करोड़ या उनकी जो नेटवर्थ है उनमें से जो भी कम होगा उतने अमाउंट तक का क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पर मिनी रत्ना सेकंड कैटेगरी जो आती है, इसमें ध्यान दें तो इसके लिए कंडीशन है कि आपकी जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक। और फिर प्रॉफिट मेकिंग रहे हो आप पिछले पास्ट थ्री थ्री ईयर्स में। और ये जो है इनको 300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने को अलाउ किया जाता है। और या फिर जो उनकी नेटवर्क, इनमें से जो भी कुछ कम होगा उतना वो क्या कर सकते हैं, विदाउट एनी अप्रूवल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप में इस टाइप का जो रहेगा उसमें आपसे ज्यादा प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ मिनी रत्ना का क्राइटेरिया क्या है, या फिर ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आपसे महारत्ना पूछें या नवरत्ना पूछें। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेटेस्ट, अब ये आपका काम है, ठीक है, ये आपका काम है कि आप डीपीआईआईटी की साइट पर जाएंगे, ठीक, डीपीआईआईटी की साइट पर जाएंगे और वहां से आप ये पता करेंगे कि लेटेस्ट महारत्ना का जो स्टेटस है वो अभी किसको मिला है, ठीक, टोटल कितने महारत्ना हैं। आपको इतना ही पता करना है और इतने में आपका काम बन जाएगा। मगर कई बार ये भी देखा गया है, खास करके जो जो भी कोई लोग स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कई बार पीएस यूपीएससी में भी देखा गया है कि महारत्ना कौन कौन से हैं, उनमें से आपको लिस्ट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कोई एक महारत्ना है या नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं जो भी हमारे महारत्ना है उनके भी बारे में पता होना चाहिए कि टोटल नंबर इनका कितना है, 16 है, 18 है, 15 है, और ये हमारा लेटेस्ट वाला कितना है, प्लस कौन कौन अभी जो एंटरप्राइजेस हैं जो कि अभी महारत्ना है, आपको कम से कम महारत्ना का पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा, इसके बाद अब हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक। तो देखिए प्राइवेटाइजेशन इज सिंपली नॉट अबाउट सेलिंग, नॉट अबाउट सेलिंग गवर्नमेंट ओन्ड फर्म्स, ठीक है। होता क्या है, प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व दी, ठीक, ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ओन्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। अभी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आगे समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें यह भी है कि सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर इन पीएसयू इज नॉट प्राइवेटाइजेशन एवरी टाइम। ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए मानिए ये एक फर्म है, पीएससी है ए, ठीक, और एक कंपनी है बी। ए जो है वो क्या है, गवर्नमेंट ओन्ड पीएससी है। अब गवर्नमेंट कल को बोले कि नहीं हमको इसके शेयर्स बेचने हैं, और जब गवर्नमेंट इसके शेयर बेचती है और वो क्या करती है, बी को बेचता है, बी क्या करेगा, इसके शेयर खरीदता है। इस केस में बिल्कुल, क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट है, जी, ये पूरी तरह से क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट है। बट क्या ये प्राइवेटाइजेशन है, अब वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बी क्या है। अगर बी अगेन गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी हुई तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। अगर बी प्राइवेट सेक्टर हुआ तो ये प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी अमाउंट ऑफ शेयर्स सोल्ड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। अगर फर्म का शेयर विद इन गवर्नमेंट एंटिटी ही कोई खरीदती है, विद इन गवर्नमेंट ही कोई एंटिटी खरीदती है, जैसे ये अगर एयर इंडिया है और बी हमारा मानिए एलआईसी है, कल को एलआईसी ही जाके एयर इंडिया को खरीदती तो आप उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहते। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर इन द पीएसयू इज नॉट प्राइवेटाइजेशन एवरी टाइम, इसको आप याद रखेंगे।
फिर देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। In simple, disinvestment is the process through which privatization takes place. Okay, so it means selling of government share. Government जब भी किसी अपने फर्म से, पीएसई से क्या करती है, अपने शेयर्स को सेल आउट करती है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हालांकि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह से हो रहा है, और इसमें इसके भी टाइप्स होते हैं, वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। मगर जब भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है, इससे कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। पहला पहला ये कि प्राइवेट सेक्टर को उस पर्टिकुलर फर्म में अलाउ किया जा रहा है। ठीक। सेकंड, गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन ट्रांसफरिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ट्रांसफर करना चाह रही है या अपना रिस्क ट्रांसफर करना चाह रही है। और तीसरा ये भी कि गवर्नमेंट अपने जो भी रिसोर्सेस हैं उनको क्या करना चाह रही है, फ्री करना चाह रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर से। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं डिस इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहले, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस। जो भी कोई हमारे फर्म होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पब्लिक रिसोर्सेस लगा होता है। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल की हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर की मैं बात करूं, इन सभी को रिलीज करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, वहां से अपना डिसइन्वेस्टमेंट करती है। फिर पब्लिक डेट भी उसको कहीं ना कहीं कम करना होता है। ट्रांसफरिंग कमर्शियल रिस्क, ये हमने देख लिया, जब प्राइवेट सेक्टर को वो थमा देगी कोई भी फर्म, तो वहां पर क्या होगा, जो उसका रिस्क है वो प्राइवेट सेक्टर पर चला जाता है। फिर अगेन, अगर कोई भी फर्म, किसी भी फर्म का, जो गवर्नमेंट ओन्ड फर्म है, अगर उसका 25% तक आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है शेयर्स का, तो वो क्या करती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। और जब ये कोई भी फर्म स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि अब सेबी की निगाह इसके ऊपर आ जाएगी। तो एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है डिस इन्वेस्टमेंट का, कि हाँ, इसमें लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाए। ठीक, ये जाके अपने स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो, और सेबी भी इस पर क्या करेगा, फिर ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग करेगा। फिर डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, ये कुछ डिस इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं। जैसे कि माइनॉरिटी शेयर, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अपने लगभग लगभग 74% से ज्यादा शेयर्स अपने पास रखती है। गवर्नमेंट इस केस में, किसी भी केस में, मतलब माइनॉरिटी सेल के केस में 26% या उससे कम ही शेयर्स को क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड करेगी। बट क्या इस केस में लिस्ट होगी कंपनी स्टॉक मार्केट में? जी बिल्कुल लिस्ट होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि सेबी क्या करता है, 25% से ज्यादा शेयर जब भी कोई फर्म का लिस्ट सोल्ड आउट होगा, तो सेबी उस पर क्या करेगा, अकाउंट करेगा। देन स्ट्रेटेजिक माइनॉरिटी सेल, यहां पर हम देखें कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग होती है वो कहां तक जाती है, 54% से 74%। बट यहां पर जो है वो मैनेजरियल ऑपरेशंस भी क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। किसको? यहां पर मैनेजरियल ऑपरेशंस ट्रांसफर किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को। और इस टाइप की जो सेल होगी उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक माइनॉरिटी सेल। यहां पर ज्यादा कुछ नहीं समझना है आपको, इस पूरे में आपको बस यही पूछा पूछा जा सकता है कि हाँ भाई, किस में क्या हो रहा है, कितने शेयर्स गवर्नमेंट के पास है। अगेन, जब प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है वो लेस देन 50% हो जाती है। अगेन, और इसी केस में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप देखने को मिलती है, और हम बोलते हैं कि हाँ भाई, अब क्या हो गया, अब ये पर्टिकुलर फर्म या एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या हो चुका है, प्राइवेटाइज हो चुका है। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं 100% जब करेगा जब भी प्राइवेटाइजेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के। हाँ बिल्कुल, जैसे कई बार ये देखा गया था कि बेसिकली जब डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हम अपनी इकोनॉमी में, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन थे हमारे लॉस मेकिंग पीएसयूज और पीएससीज। ठीक, ये लगातार लॉस मेकिंग में थे, गवर्नमेंट इनको सही से नहीं संभाल पा रही थी, उनके ऑपरेशंस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। काफी सारे इनमें इश्यूज देखे गए, जिसमें से सबसे बड़ा था पॉलिटिकल इशू। और इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब इनको प्राइवेटाइज किया जाए, इनको डिसइन्वेस्ट किया जाए, और यहां से अपने रिसोर्सेज को फ्री किया जाए। बट विथ टाइम हुआ ये कि जब इनको लिस्ट किया गया, इनके शेयर्स को बेचने के लिए डाला गया, तो वहां पर जो पब्लिक पार्टिसिपेशन की हम मैं बात करूं या मैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात करूं, वो उतना ज्यादा नहीं देखा गया। रीजन रीजन ये था कि गवर्नमेंट चाह रही थी कि मैं अपने लॉस मेकिंग
पीएसयूज को क्या करूं, सेल आउट करूं। जब भी कोई भी एसेट आपका लॉस मेकिंग होगा तो डेफिनेटली उसके बायर्स आपको इतनी इजीली नहीं मिलेंगे। और एक यही रीजन था कि गवर्नमेंट को जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट थे वो अपना मीट नहीं कर पा रही थी। अब जब गवर्नमेंट ने कुछ हर साल, हम आज भी देखते हैं कि गवर्नमेंट अपने डिसइन्वेस्टमेंट के कुछ टारगेट्स को फिक्स करती है। उस केस में यहाँ पर तो ये सेल नहीं हो रहे, मगर फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, या तो इनको अंडर वैल्यूड किया, ठीक, या तो इनको अंडर वैल्यूड किया, जो इनकी वैल्यू थी उससे कम में उनको बेचा गया, या फिर जो हमारे प्रॉफिट मेकिंग पीएससीज थे उनको सेल आउट किया गया। ठीक। तो जो हमारा मेन पर्पस था कि हम अपना लॉस मेकिंग पीएससीज को प्राइवेट सेक्टर को देंगे, वो इन पर्टिकुलर पीएससी में एफिशिएंसी को लेकर के आएंगे, बेटर मैनेजमेंट को लेकर आएंगे, वो वहां पर इतना नहीं देखा गया। अगेन, तो ये हुआ हमारा लॉस टू एक्सटेकर बिकॉज ऑफ अंडर वैल्यूएशन। फिर ये भी देखा गया कि यहाँ से जो पैसा आया, जो जो डिस इन्वेस्टमेंट से हम लोगों ने पैसा लेकर के आए, उसको हम लोग क्या कर दिए, फिजिकल डेफिसिट को मीट करने के लिए वो पैसा यूज किया गया। जबकि अगेन इट वाज कंसीडर्ड, और इट इज इवन नाउ इट इज कंसीडर्ड एज अ बिग लॉस, बिकॉज वी आर सेलिंग आवर एसेट हियर। जब हम अपना एसेट बेच रहे हैं तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम दूसरा ही अपना कोई क्या करें, एक एसेट क्रिएट करें। तो जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जनरली ये देखा गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, विद एसेट क्रिएट करने की बजाय वो अपने फिजिकल टारगेट को मीट करने में पैसा खर्च किया गया। फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटीज जो वर्कर्स की देखी गई कि आफ्टर प्राइवेटाइजेशन जो जॉब लॉस देखने को मिला, जॉब लॉस इन केस ऑफ खास करके जो या तो हाई वैल्यूड वर्कर है या फिर लो वैल्यूड वर्कर है। ये जो लो वैल्यूड वर्कर्स हैं इनको तो मशीन्स ने रिप्लेस कर दिया, और ये जो हाई वैल्यूड वर्कर्स हैं इनको सिंपल इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि इनकी जगह यहाँ की जो गैप है, मीडियम वैल्यूड वर्कर्स वो वहां पर जाके क्या करने लगे, काम करने लगे। इन शॉर्ट इनका भी सोशल सिक्योरिटीज में प्रॉब्लम देखने को मिला। और एक जो सबसे बड़ा रीजन था कि अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी उतना बेटर तरीके से हम लोग आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट क्या नहीं कर पाए, उसको कंसिडर नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएससीज को लाने के पीछे जो सबसे बड़ा एक रीजन था वो खुद में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ही था। इसके बाद ये जो पहली प्रॉब्लम जो देखी गई कि हाँ, सेकंड सेकंड नंबर की जो प्रॉब्लम देखी गई कि इसके जो प्रोसीड्स हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट में ना डाल दी जाए, इसको लेकर के गवर्नमेंट 2005 में आती है और बोलती है कि अब हम नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाएंगे। इस पर्टिकुलर फंड में क्या किया जाएगा कि जो भी कोई डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा वो इस फंड में डाला जाएगा, और फिर इसको चैनलाइज किया जाएगा टू क्रिएट सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट, सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में हम क्या करेंगे, अपना पैसा डालेंगे। अगेन, फिर गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि नहीं, जब हम अपना एसेट बेच रहे हैं तो जो पैसा एसेट बेच करके आए उसको हम क्या करेंगे, जो बाकी के प्रॉफिटेबल पीएससीज हैं वहां पर जाके लगाएंगे। प्रॉफिटेबल क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट तो पहले से ही है कि हम लॉस मेकिंग पीएससीज को क्या करें, डिसइन्वेस्ट करें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जो हमारे प्रॉफिटेबल पीएससीज होंगे वहां पर हम क्या करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर ये हमारा हो गया प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में देखिए ज्यादा कुछ अभी नहीं मिलेगा। जब हम एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे, जब हम डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे, उस केस में हम लोग ग्लोबलाइजेशन को काफी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या यूएसए हो गया। ठीक, इंडिया, चाइना, यूएसए, जब ये आपस में ट्रेड करेंगे इन टर्म्स ऑफ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लेबर, लेबर लाइक ह्यूमन लेबर, ठीक है, लाइक कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, कैपिटल इन टर्म्स ऑफ एफडीआई एंड एफपीआई। अभी अगर आपको एफडीआई एंड एफपीआई नहीं पता तो टेंशन नहीं लेना है, ये भी आपको अच्छे से समझाया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन को हम आगे लिंक करके काफी अच्छे से समझेंगे। और दूसरा, इसमें एक और डेफिनेशन जो हमको देखने को मिलती है वो है इंटरनेशनलाइजेशन प्लस लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ ड्यूटीज, रिडक्शन ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज जैसे कि जो कि हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती हैं एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। ठीक, ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज क्या है? जब भी मैं अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूंगा उस पर अगर मेरी सरकार आकर के कुछ टैक्स लगा दे, उसको इन सिंपल मैं अभी के लिए आपको बोलूं, वो कहलाती है क्या, हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक, सेम फिनोमेना अगर इंपोर्ट के टाइम पर देखने को मिले तो उसको बोलते हैं हम इंपोर्ट ड्यूटी। मगर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है यार कि ग्लोबलाइजेशन का टारगेट है कि कम से कम
कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए और कम से कम एक्सपोर्ट ड्यूटी होनी चाहिए। हमने ये भी देखा है कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं, लाइक एफटीए, ठीक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर सीईसीए, ठीक है, या फिर सीईपीए। ये जो अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं, ये भी हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, मेनली ग्लोबलाइजेशन के लिए ही होते हैं, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन का कोई बेनिफिट्स होंगे, बिल्कुल। प्रमोट्स फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमने अभी देखा एफडीआई एंड एफपीआई, ये क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं। ओपन्स इकोनॉमी, हेंस इंक्रीज इट्स इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ऑल्सो फास्टर डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये मैं अभी और नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी आते हैं व्हाई आफ्टर 1990s, मेनली 1990s के बाद ग्लोबलाइजेशन पर इतना ज्यादा जोर क्यों देने लगे हैं। बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ चीप लेबर बाय डेवलप्ड कंट्रीज। अभी क्या है, मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ लेबर भी होता है, ठीक है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट है कि हाँ उनको चीप लेबर चाहिए, और इसीलिए खास करके डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से ये देखने को मिलता है कि वो ग्लोबलाइजेशन पर काफी जोर देती हैं। वहीं पर डेवलपिंग कंट्रीज की भी रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ उनको कैपिटल चाहिए विदाउट एनी डेट। जब मैं विदाउट एनी डेट की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं खास करके एफडीआई एंड एफपीआई, ठीक। तो खास अगर हम देखें तो इंडिया भी एक बहुत बड़ा शेयर होल्ड करता है एफडीआई में। इंडिया में एफडीआई सबसे ज्यादा आती है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ उन देशों में जिनमें सबसे ज्यादा एफडीआई आती है उनमें खुद एक इंडिया भी है। तो जब एफडीआई आएगी तो आप अपने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एसेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। आप अपने यहाँ अपनी कंट्री में क्या कर सकते हैं, एसेट क्रिएट कर सकते हैं। अगेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसमें एफडीआई में हमको देखने को मिलता है। एफडीआई में हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देखने को मिलता है, हम लोग को एसेट क्रिएशन भी देखने को मिलता है। तो ये एफडीआई में आपको आगे अच्छे से समझा दूंगा। रिडक्शन, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि ये भी देखा गया कि हाँ भाई, आफ्टर द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है उससे बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाए हैं और अपना बिजनेस अच्छे से कर पाए हैं। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने समझ ली। फास्टर डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, ओपन्स इकोनॉमी एंड प्रमोट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, बिल्कुल। हमेशा एक इशू भी देखा जाता है डब्ल्यूटीओ में, खास करके कि इंडिया में जब आप पढ़ेंगे हम लोग एक्सटर्नल एक्सटर्नल सेक्टर में डब्ल्यूटीओ, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि सब्सिडीज का भी इशू हमेशा देखा जाता है, जो कि इंडिया की तरफ से, इंडिया के खिलाफ उठाया जाता है डब्ल्यूटीओ। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, लार्ज फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिलते हैं हम लोग को एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर के। और बिकॉज ऑफ लार्ज फ्लक्चुएशन इन एग्री, इन द प्राइसेस ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स, फार्मर्स, जो जनरली फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स ग्लोबलाइजेशन का अपोज करते हैं, ठीक। गवर्नमेंट जब बाहर से कहीं से अगर पल्सेस को इंपोर्ट कर लेती है, ठीक है, या मैं कहूँ अपना एक्सपोर्ट कर देती है अनियन को, तो इनके प्राइसेस में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक। और यही सब होता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ जॉब अभी जैसे देखने को मिल रहा है कि हाँ लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ एआई वी कैन फेस अ लॉस ऑफ जॉब, ठीक। तो ये सारी जो चीजें हैं वो मेनली कहाँ से आती हैं, आती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और फिर ये कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि बेस इरोजन, जिसका कि यूज किया जाता है बाय कॉर्पोरेट्स, प्रॉफिट शिफ्टिंग, राउंड ट्रिपिंग। ये आप कुछ इकोनॉमिक टर्म्स देखेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे भी। बेसिकली ये किसके द्वारा यूज किया था, ये यूज किया जाता है कॉर्पोरेट्स को टू कॉर्नर देयर प्रॉफिट एंड सेव इटसेल्फ फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। ये कुछ चीजें थी आज के चैप्टर में। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने अपना एलपीजी को कंप्लीट किया है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में अगेन बोल रहा हूँ, ये आगे हमारा कंटिन्यू रहेगा, और आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ कहाँ पर हम लोग ग्लोबलाइजेशन में किस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा ईमेल आईडी है kameshkonsoria@gmail.com। आप यहाँ पर आकर के मुझसे जुड़ सकते हैं और कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। ये अगर कोई आपको जनरल क्वेरी कि कब कौन सा कोर्स लॉन्च हो रहा है, या आप टेस्ट सीरीज वगैरह से रिलेटेड आपको कोई टेस्ट डालना हो आंसर चेकिंग के लिए, तो आप वहां पर हमारे टेलीग्राम हैंडल पर जाएं, ज्वाइन करें। हम एमसीक्यूज भी ला रहे हैं, और भी काफी चीजें हैं, इनिशिएटिव्स आपके लिए लिए जा रहे हैं। और ये हमारा ईमेल आईडी है। अगेन दिस इज आवर इंस्टाग्राम पेज। आप अभी दानिश सर के द्वारा आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप जाइए मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स भी लीजिए। काफी अच्छे लेक्चर्स हैं। और मेरे द्वारा आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये दो कोर्सेस अभी हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, तो आप जाइए और इनको देखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।